हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कंप्यूटर के एक नए टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको देखेंगे और उसके बाद हमारे 2 से 3 टॉपिक और बच जाते हैं कंप्यूटर से। जैसे कि आपका हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सेकंड है आपका इंटरनेट से रिलेटेड आपका एंटीवायरस और वायरस हो गया, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है आपका नेटवर्किंग टूल्स, जिसमें हम मॉडेम, राउटर, स्विचिंग, हब, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। और यदि आपने मेरे कंप्यूटर का जो पुराना वीडियो और है उसको नहीं देखा तो पहले जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार हम आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से बात करने के लिए या कंप्यूटर से संवाद स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। कहने का सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम जब हमारे विचारों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त हम किसी भाषा के माध्यम से करते हैं। हम अपने विचार को व्यक्त, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया, या तो हिंदी भाषा हो गया, या तो अंग्रेजी भाषा हो गया, या तो और बहुत सारे भाषा होते हैं। तो क्या करते हैं, ये भाषा का ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ये भाषा का ज़रूरत हमको सिर्फ हमारे जो विचारों को, हमारे जो ज्ञान को आदान प्रदान, एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए तो क्या करते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब हम कंप्यूटर से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, तो संवाद स्थापित करने के लिए भी तो कंप्यूटर से क्या करना पड़ेगा, कुछ भाषा, कंप्यूटर में भी कुछ भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वही भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, वही भाषा क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। और आज हम उसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले ये जान लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। एक्चुअली में एल्गोरिथम क्या होता है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं, हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हम टास्क को कंप्लीट करते हैं उसके पीछे भी रीज़न क्या है? हम ही लोग हैं जो प्रोग्रामर रहते हैं। क्या है, एक कंप्यूटर में जो पर्टिकुलर आपका जो टास्क कंप्लीट होता है उसके पीछे प्रोग्रामर क्या करते हैं, उसके पीछे मतलब एक सीक्वेंस वाइज में क्या करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज में, स्टेप बाय स्टेप वाइज में क्या करते हैं, प्रोग्राम तैयार करते हैं। और उसी स्टेप बाय स्टेप को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी किसी न किसी प्रकार के क्या करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो प्रोग्रामर क्या करता है उसमें लैंग्वेज से तैयार करता है उस सॉफ्टवेयर को, तो उसको प्रोग्रामर करते हैं। ठीक है, और जब प्रोग्रामर क्या करता है, उसको लिखता है, तो उस लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, और फ्लो चार्ट क्या कहलाता है, एल्गोरिथम का चित्रित रूप क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब वही स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को हम चित्र के रूप में दर्शाएं तो वो क्या बन जाता है, वो एल्गोरिथम ना होके आपका फ्लो चार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है। तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है और कोडिंग क्या होता है। और प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, प्रोग्राम तैयार करता है किसी सॉफ्टवेयर के लिए, या कंप्यूटर में किसी हार्डवेयर में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लिखना है तो उसके लिए, तो ये सब चीज़ प्रोग्रामर कहलाता है। लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, प्रोग्रामिंग भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका निम्न स्तरीय भाषा, सेकंड है आपका उच्च स्तरीय भाषा। कितना, पहला आपका निम्न स्तरीय भाषा है, सेकंड आपका उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को आपका इंग्लिश में लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, आपको इसको नोट कर लेना है कि कई बार क्वेश्चन हिंदी में न दे के इंग्लिश में पूछ देता है। और उच्च स्तरीय भाषा को क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये है आपका प्रोग्रामिंग भाषा के 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है उसको देखते हैं।
निम्न स्तरीय भाषा मतलब लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा को मशीन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है लेकिन प्रोग्रामर द्वारा नहीं। कहने का मतलब ये है कि लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जो भाषा समझता है अपना आपका कंप्यूटर मतलब आपका मशीन, उसी भाषा में क्या किया जाता है, उसी भाषा में लैंग्वेज को लिखा जाता है, उसी को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर, हमारे पास हार्डवेयर है और हम क्या कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, उसके लिए बना रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आप बताओ कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर एक मशीन भाषा को समझता है, ठीक है। मशीन भाषा कहने का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो कहने का मतलब लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मशीन क्या करता है, उसको डायरेक्ट समझ सकता है। क्या कर सकता है, मशीन उसको डायरेक्ट समझ सकता है, इसीलिए उसे निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। और इसके दो प्रकार होते हैं, निम्न स्तरीय भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला मशीन भाषा और सेकंड है असेंबली भाषा। पहला मशीन भाषा, सेकंड है आपका असेंबली भाषा, ठीक है। अभी मशीन भाषा क्या होता है और असेंबली भाषा क्या होता है, इसको देखते हैं। मशीन भाषा क्या होता है, भाषा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। जो मशीन भाषा है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। यूज़र फ्रेंडली मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे द्वारा क्या करें, हम उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सकें, हम उसको जल्दी से आसानी से समझ सकें, उसी को क्या कहते हैं, यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है। तो मशीनी भाषा हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम हर चीज़ अगर मशीन से, हम अगर हर भाषा को मशीन लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करें तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है 1 और 0 के फॉर्म में। हमको क्या करना पड़ेगा, 1 और 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 0 के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, मशीन भाषा कहलाता है। जैसे कि मेरे को अगर कंप्यूटर के लिए कोई मतलब प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और उसको मेरे को मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को राम लिखना है तो राम के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को राम को 1 0 के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। ये तो सिर्फ आपका सिंगल एक नेम है। उसी प्रकार बहुत बड़े बड़े एल्गोरिथम रहते हैं, उसको भी क्या करना पड़ेगा, 1 और 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप खुद बताइए, अगर एक मनुष्य 1 और 0 के फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज को लिखेगा तो उसके लिए कठिनाइयाँ होगी कि नहीं होगी, उसके लिए कठिनाइयाँ होगी। और कठिनाइयाँ होगी तो यूज़र फ्रेंडली कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए मशीन भाषा है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इसे बाइनरी कोड 0 और 1 में लिखा जाता है। इसमें भाषा अनुवादक की आवश्यकता, 1 मिनट रुको। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भाषा अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब क्यों नहीं होती, आप मेरे को बताओ। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो हमारा मशीन है वो क्या करता है, मशीन भाषा को डायरेक्ट ही समझ सकता है। जब वो किसी भाषा को, वो भी आपका मशीन भाषा को कंप्यूटर क्या कर सकता है, डायरेक्ट समझ सकता है। जब वो कंप्यूटर उसको डायरेक्ट समझ सकता है तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी ना। तो यही बोल रहा है कि मशीनी भाषा में अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मेरे को हिंदी आती है और कोई सामने वाला बंदा मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक बंदे को यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि जो सामने वाला बंदा अगर मेरे को इंग्लिश में बात कर रहा है तो जो बीच का जो बंदा रहेगा ट्रांसलेटर, वो क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करके मेरे को हिंदी में क्या करेगा, बताएगा, तभी तो मैं समझ पाऊँगा ना। उसी प्रकार मशीन भाषा जो रहता है, मशीन भाषा डायरेक्ट समझ सकता है कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा ही क्या है, मशीन भाषा है, ठीक है। लेकिन मशीन भाषा को लिखने के लिए क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमको हर चीज़ को 1 और 0 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, जो कि मानव के लिए याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये पहली बात तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है और इसमें भाषा या अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये है आपका मशीन भाषा लैंग्वेज, तो आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। और मशीन भाषा लैंग्वेज क्या है, आपका एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। सेकंड चलते हैं असेंबली भाषा, ठीक है। यह निम्न स्तरीय भाषा है। मैंने आपको क्या बताया, लो लेवल लैंग्वेज के 2 टाइप हैं, एक मशीन भाषा और एक है आपका असेंबली भाषा। उसके हम सेकंड बारे में पढ़ रहे हैं, आपका असेंबली भाषा, ठीक है। असेंबली भाषा में निमोनिक्स कोड का प्रयोग होता है। अब ये निमोनिक्स कोड क्या होता है इसको देखते हैं आगे, है ना। उसके बाद है निमोनिक कोड अंग्रेजी भाषा के शब्दों में लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया और कंप्यूटर के लिए जब भाषा तैयार किया गया तो 0 और 1 के फॉर्म में क्या किया गया, प्रोग्राम किया गया। लेकिन 0 और 1 के फॉर्म में सभी व्यक्तियाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते थे।
क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में प्रोग्राम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। इसीलिए उसको धीरे धीरे क्या करने के लिए, धीरे धीरे उसको ईज़ी करने के लिए असेंबली भाषा लाया गया। और उसको क्या किया गया, वो जो हम 0 और 1 के फॉर्म में लिखते थे, किसको, प्रोग्राम को लिखते थे, तो धीरे धीरे उसको ईज़ी करने के लिए हम जो भाषा यूज़ करते हैं, बोलचाल की भाषा, जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश हो गया, तो उसको क्या किया गया, इंग्लिश भाषा में थोड़ा सा परिवर्तित किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए। इंग्लिश भाषा में इसलिए लिखने के लिए किया गया क्योंकि 0 और 1 को हम समझ नहीं पाते थे, और इंग्लिश को हम क्या कर सकते थे, इंग्लिश को हम आसानी से समझ सकते थे। इसीलिए निमोनिक्स कोड अंग्रेजी भाषा में लिखे होते थे, ये बोल रहा है। ठीक है, इस भाषा में निर्देश अंग्रेजी शब्दों के रूप में लिखे जाते थे, जैसे कि सब और एडिशन। जैसे कि आपका मशीन लैंग्वेज में जैसे कि आपको सब वो करना है, माइनस करना, सब्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता था मशीनी लैंग्वेज में। लेकिन धीरे से उसको ईज़ी बनाया गया, तो ईज़ी बनाने के लिए उसको इंग्लिश में डाला गया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में डाला, प्रोग्राम को जैसे इंग्लिश में बनाए, तो इंग्लिश में बनाते ही क्या हुआ, हमारे लिए ईजी हो गया। इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस के लिए सब लिखा गया। अगर आपको एडिशन करना है तो आपको ऐड लिखना पड़ेगा, ये हुआ। तो हमारे लिए ये सब याद करना, ऐड याद करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको आसान करने के लिए असेंबली भाषा लाया गया। ठीक है, लेकिन असेंबली में असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ होता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर का यूज़ नहीं होता था, असेंबली भाषा में ट्रांसलेटर का यूज़ होता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 को समझता है। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सब और ऐड। कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है ऐड मतलब क्या होता है, सब मतलब क्या होता है। इसीलिए ये जो हम भाषा में लिखे असेंबली भाषा को, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मशीन भाषा में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करना पड़ेगा। मशीन भाषा में चेंज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा आती है। और असेंबली भाषा की क्यों ज़रूरत हुई? असेंबली भाषा की ज़रूरत इसलिए हुई ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से लिख सकें। उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, किसमें ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें हमारा कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सकता है। इसीलिए इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये है आपका मशीन भाषा और और आपका असेंबली भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा। अब बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज का। यह भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा की तरह होती है। अब देखो धीरे से एडवांस वर्जन और आया। पहले जब असेंबली लैंग्वेज भी क्या हुआ, हल्का सा सामान्य बोलचाल की भाषा में था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उच्च स्तरीय भाषा, जो हाई स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है, वो क्या हुआ, वो सामान्य बोलचाल भाषा की तरह उसको बनाया गया। सामान्य बोलचाल भाषा की तरह इसलिए बनाया गया ताकि हमको उस लैंग्वेज को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए उच्च स्तरीय भाषा इसको कहा जाता है। ठीक है, हम जो आज बोलचाल की भाषा उपयोग करते हैं उसी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा होती है, ताकि हम आसानी से उसे याद कर सकें। हम मशीन लैंग्वेज को जो हम आसानी से याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को 0 और 1 के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज आया, जिसको हम अपने खुद की भाषा जैसे कि आपका इंग्लिश में लिख सकते थे और उसको आसानी से क्या कर सकते थे, याद कर सकते थे। तो यही होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करती है। अब इसका कहने का मतलब ये हो गया, एक मिनट, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि उच्च स्तरीय भाषा में लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। मैंने आपको क्या बताया कि हम हाई लेवल लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहे हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से उसको याद करके उसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के फॉर्म में उसको बना सकते हैं। लेकिन ये हाई लेवल लैंग्वेज मशीन के लिए क्या नहीं है, मशीन के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि मशीन थोड़ी ना समझता है इंग्लिश भाषा, है ना। मशीन तो इंग्लिश भाषा समझता नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन जिस भाषा में जिसको समझता है, मशीन किस भाषा को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से हम उच्च स्तरीय भाषा को क्या करेंगे, आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे। किसके माध्यम से चेंज करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के माध्यम से चेंज करेंगे, जो कि आप अभी आएगा।
अब आते हैं, हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम बात कर रहे थे ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम तो क्या कर देते हैं, हम अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कर देते हैं, प्रोग्राम को लिख देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम को इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए ईजी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर को जो हम इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं जिस प्रोग्राम को, तो कंप्यूटर को भी तो समझ आना चाहिए। तो कंप्यूटर को इंग्लिश भाषा तो समझ नहीं आता। कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आता है, 0 और 1, 0 और 1। और 0 और 1 वाली भाषा क्या होता है, 0 और 1 वाली भाषा मशीन भाषा होती है। इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकें। तो ये है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यही बोल रहा है, यह उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। अब देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है असेंबलर, सेकेंड है आपका कंपाइलर, थर्ड है आपका इंटरप्रेटर। ये 3 प्रकार के आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जिसको आपको याद करना है। ठीक है, पहला असेंबलर, सेकेंड कंपाइलर, थर्ड है आपका इंटरप्रेटर। देखते हैं कि असेंबलर क्या होता है। यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है, परिवर्तित क्या करता है। मैंने आपको बताया कि असेंबलर जो है, असेंबली भाषा एक भाषा है, ठीक है, जिसमें क्या बोलते थे, न्यूमेरिक्स कोड का प्रयोग करते थे, जैसे कि सब, एडिशन। ठीक है, इसके लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कंप्यूटर को समझने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, लायक बनाना पड़ेगा इस भाषा को। तो असेंबली भाषा को हम क्या करेंगे, मशीन भाषा में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। क्यों परिवर्तित करेंगे, क्योंकि मशीन भाषा में परिवर्तित करेंगे तभी तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, उस मशीन भाषा को समझ सकता है। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़, असेंबली ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही है आपका असेंबलर। यह क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा को सोर्स इनपुट तथा मशीन भाषा को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है आपका असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, आपके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो असेंबलर के लिए इनपुट क्या हो गया, असेंबलर के लिए इनपुट आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया, और असेंबलर के लिए आउटपुट क्या हो गया, आपका मशीन लैंग्वेज हो गया। कैसे, क्योंकि असेंबलर ही क्या करता है, आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो जो असेंबली भाषा हो गया वो असेंबलर के लिए सोर्स इनपुट हो गया, और जो आपका मशीन भाषा हो गया, जो आउटपुट हो गया, वो ऑब्जेक्ट कोड हो गया। आपको इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर एक ही बार में एक साथ सभी प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है और एक साथ सभी त्रुटि को बताता है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि हम क्या किए, हम हाई लेवल लैंग्वेज मतलब अपना खुद का लैंग्वेज में क्या किए, एक प्रोग्राम तैयार किए। मान लो 1 पन्ने का कोई प्रोग्राम है। अब उस 1 पन्ने के प्रोग्राम में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एरर होंगे। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करके एक साथ, अगर उस 1 पन्ने में जो मैं प्रोग्राम बनाया हूँ, उस 1 पन्ने में अगर उस 1 पन्ने में जितने भी एरर होंगे, सब एरर को एक साथ क्या करेगा, इकट्ठा तुम्हारे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कंपाइलर एक ही बार में एक साथ प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है और एक साथ सभी त्रुटि को बताता है। जो 1 पन्ने में मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, कौन से भाषा में, हाई लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया। अब उस हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करना है, मेरे को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ट्रांसलेटर यूज़ करना है। और कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करना है, मेरे को कंपाइलर ट्रांसलेटर यूज़ करना है। तो कंपाइलर ट्रांसलेटर क्या करता है, जो 1 पन्ने का मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम तैयार किया था, वो जो प्रोग्राम है पूरा 1 पन्ने का, उसको एक साथ क्या करेगा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करेगा। और एक साथ जितने भी उसमें क्या होंगे, एरर्स होंगे, त्रुटियां होंगी, उन सभी को क्या करेगा, एक साथ शो करेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि क्या क्या तुम्हारे प्रोग्राम में क्या क्या गलती तुम किए हो। फिर उस गलती को तुम क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। तो यही होता है आपका कंपाइलर। इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि
एक ही बार में एक साथ सभी प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन भाषा में बदलता है। यह इसका की पॉइंट है। अब देखते हैं कि कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलती को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। मतलब क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और साथ साथ क्या बोलता है, एरर भी बताता है कि आप कहाँ कहाँ पे गलती किए हो। वो जो एरर होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटैक्स एरर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाइलर, ये हो गया आपका सोर्स कोड। मैंने आपको बताया था कि जिसको कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा, वो सोर्स कोड हो गया, और जो आउटपुट देगा उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। आउटपुट मतलब मशीन कोड में परिवर्तित करेगा, और जो सोर्स कोड रहेगा वो तो हाई लेवल लैंग्वेज रहेगा। तो ये है आपका कंपाइलर। आगे देखते हैं कि इंटरप्रेटर क्या करता है। तो इंटरप्रेटर भी क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। क्या करता है इंटरप्रेटर, जिस प्रकार कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहने का मतलब आपका मशीन भाषा में परिवर्तित कर रहा था, उसी प्रकार इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों में अंतर यही है कि अगर इंटरप्रेटर में जैसे कि मैं हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ एक पन्ने का प्रोग्राम क्या किया, मैं प्रोग्राम तैयार किया, ठीक है, और जैसे कि मैं इंटरप्रेटर क्या किया, इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ किया, तो वो जो एक पन्ने का हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम मैंने लिखा था, तो वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, उसको चेक करेगा, या स्टेप बाय स्टेप उसको मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा, चेंज करेगा, और स्टेप बाय स्टेप क्या बताएगा, वो त्रुटियों को बताते जाएगा। ठीक है, तो एज कंपेरिजन टू आपका हाई कौन हो गया, आपका हाई स्पीड कौन हो गया, कंपाइलर हो गया ना। इसीलिए अधिकतर कंप्यूटर में कंपाइलर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक साथ एक ही बार में क्या करता है, पूरे को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका स्टेप बाय स्टेप करता है। ये हो गया आपका इंटरप्रेटर। इसको हमेशा आपको याद रखना है। जो इनपुट रहता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं, और जो आउटपुट रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम आउटपुट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ये था आपका इंटरप्रेटर। तो आपको दोनों में ध्यान देना है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, जो कि क्या था आपका, कंपाइलर एक साथ करता है और इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, उसको चेंज करता है। ये था आपका इंटरप्रेटर। अब देखते हैं कि कुछ आपके हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि यूज़ करते हैं प्रोग्रामर प्रोग्राम करने के लिए, जिसका सबसे पहला आपका फोरट्रैन, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। तो फुल फॉर्म तो आपको मस्ट भी इम्पोर्टेंट आपको याद करना है। तो फोरट्रैन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम उच्च स्तरीय भाषा, प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है आपका, यही फोरट्रैन होता है, जिसका विकास IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। तो फोरट्रैन का विकास किसने किया था, आपका जॉन बेकस ने किया था। और जॉन बेकस कहाँ काम करते थे, IBM में काम करते थे। और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो उसके बाद ये था, इसका और क्या खासियत है, जैसे कि वैज्ञानिक एवं इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कंप्यूटर भी क्या करता है, कंप्यूटर अब आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो तो बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे फार्मूला यूज़ होते हैं, और उस फार्मूला में आप क्या करते हो, कुछ भी डेटा डाल देते हो, हाँ तुरंत रिजल्ट देता है। तो उसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है। ये सब चीज़ तो प्रोग्राम होता है, फोरट्रैन यूज़ करते हैं। मतलब वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए फोरट्रैन भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक भाषा, तो आपको ये याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सबसे प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा कौन है, तो फोरट्रैन है, आपको याद रखना। फोरट्रैन का फुल फॉर्म होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद लोगो, कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र एवं ग्राफ के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा। तो कंप्यूटर, जो कम उम्र के बच्चे रहते हैं उसको ग्राफ के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए ये लोगो जो आपका लैंग्वेज उसको डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद देखते हैं कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया। जिस प्रकार अभी आप देखते हो अमेज़ॉन का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, मिंत्रा का हो गया, ये सभी चीज़ें, ये सभी भी तो क्या है, किसी न किसी प्रकार के लैंग्वेज से बने हुए हैं। तो यही तो हो गया आपका व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया आपका लैंग्वेज, जैसा कि कोबोल। ठीक है, तो ये सब इसका खासियत लोग को आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका एल्गोल। ठीक है, एल्गोल इसके लिए आप बीज गणितों के लिए सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एल्गोल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसके लिए यूज़ होता है, व्यावसायिक कार्यों के लिए, शिक्षा के लिए, ऐसे करके। तो ये बीज गणित के लिए इसका थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि एल्गोल
एल गोल, गोल मतलब होता है ये, और ये किसका पार्ट, जीरो किसका पार्ट होता है, मैथ्स का पार्ट होता है, मतलब बीजगणित के लिए होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि पास्कल, पास्कल होता है 1971 में निकोलस विर्थ ने किया था। किसने, इसका मतलब इसका डिज़ाइन किसने किया था, 1971 में निकोलस विर्थ ने किया था। यह एजुकेशनल लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, एजुकेशनल लैंग्वेज, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि जावा, जावा, ठीक है, जावा आप सुनते होगे, तो जावा क्या है, सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गैसलिंग ने, मतलब कहने का मतलब ये है कि जावा का जो निर्माण हुआ था वो सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गैसलिंग ने किया था। तो एक बार मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा था कि जावा का कौन से कंपनी ने निर्माण किया था, उसमें ऑप्शन दिया था IBM दिया था, सन माइक्रोसॉफ्ट दिया था। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि सन माइक्रोसॉफ्ट के जेम्स गैसलिंग ने, और इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा है। जिस प्रकार मैंने आपको इंटरनेट पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि क्या बोलते हैं आपका फेसबुक जो पेज होता है, वो फेसबुक पेज कौन से लैंग्वेज बना हुआ है, वो फेसबुक पेज आपका PHP लैंग्वेज बना हुआ है, इसलिए। और इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट में प्रयुक्त जो भाषा होता है वो होता है आपका जावा होता है। क्योंकि कंप्यूटर से अधिकतर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंटरनेट से अधिकतर क्वेश्चन वही पूछा गया था कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल, ये 8 से 9 बार क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में अभी तक से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो आपको ध्यान देना है, इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा जावा है। क्या है, जावा है। अब देखते हैं आगे RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेशन। तो छोटे वेबसाइट कार्यों के लिए, छोटे जो ये वेबसाइट नहीं है, सॉरी, ये व्यावसायिक कार्यों के लिए, जो छोटे छोटे व्यावसायिक कार्य होते हैं उसके लिए RPG है आपका। अब देखते हैं C और C++। तो C और C++ का डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम, इसको आपको याद रखना है। कौन किया था, डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम। C भाषा में लिखा गया पहला प्रोग्राम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है आपका, और आपका एक मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब चीज़। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किया गया था, C लैंग्वेज में लिखा गया था, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको उल्टा लिख दिया है, इसको आप सुधार लेना इसको, कि ऐसा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको C लैंग्वेज में लिखा गया था वो क्या था, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये याद रखना है। ठीक है, और C और C++ का आविष्कार किसने किया था, डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम ने किया था। उसके बाद देखते हैं कि बेसिक है 1964 में जॉन कैमिनी तथा थॉमस कुड्ज ने। किसने, 1964 जॉन कैमिनी तथा थॉमस कुड्ज में। पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा। कहने का मतलब ये है कि हम जो पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, PC, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ में व्यवहार में लाया जाने वाला पहला आपका अगर पूछे लैंग्वेज तो वो है आपका बेसिक। ठीक है, और अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर था। ठीक है, जितने भी भाषा थे और जितने भी भाषा के लिए नींव का पत्थर कौन था, नींव का पत्थर था आपका बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।